नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध अब किस मोड़ पर आ पहुंचा है, क्या नया अपडेट है, सब कुछ आगे आपको बताएंगे न्यूज कमांड सेंटर में। तो इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ट्रंप लगातार धमका रहे हैं, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हो रहा, पीछे नहीं हट रहा, बल्कि ईरान के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। इस बीच ट्रंप अभी तक युद्ध जीतने में तो कामयाब नहीं रहे, लेकिन अपने पायलट्स को बचाने की कहानी पूरी दुनिया को जरूर सुना रहे हैं। कैसे पायलट्स को बचाया गया, मिशन में कौन कौन लोग शामिल थे। ट्रंप हर दिन एक नए दावे करते हैं, लेकिन इन दावों में दम होता नहीं, लिहाजा अब दुनिया में ट्रंप की किरकिरी हो रही है। ट्रंप युद्ध से निकलने का सेफ पैसेज खोज रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। वहीं युद्ध में ईरान की तरफ से हमास और चेचन की एंट्री भी हो सकती है। ऐसे में सवाल है, युद्ध का अंजाम अब क्या होगा। तो बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, और साथ ही पास तस्वीरों के जरिए जो ताजा हालात है, 39वें दिन युद्ध के डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े दावों का दौर जारी है, जिस पर दुनिया विश्वास नहीं कर रही। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पश्चिमी तेहरान में अमेरिका इजराइल के हमले जारी है। धमाके के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार दिखाई पड़ा है। तो तस्वीरें भी आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हर रोज इस तरह के हमले खासतौर पर तेहरान में अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, ताकि ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। वहां के जो सिविलियन आबादी है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है इन हमलों से। अब जब धमाके हुए तो ज़रा देखिए, इतनी दूर से अगर आपको लपटें और धुआं दिखाई दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो अटैक था वो कितना ज़बरदस्त था। ये पश्चिमी तेहरान का इलाका है और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के रिहायशी इलाकों को टारगेट करके ये हमले किए गए हैं। तो ये बहुत ही हाहाकारी और विध्वंसक युद्ध की तस्वीरें हैं, जरा आप देखिए। और ऐसी तस्वीरें कोई पहली मर्तबा नहीं आई है। ये तेहरान में अमेरिका और इजराइल की तरफ से रोजाना होने वाले हमले हैं। युद्ध का 39वां दिन है और अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं। अमेरिका भले बार बार कहता हो कि फिलहाल हम हमले नहीं करेंगे, लेकिन हमलों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जरा यहाँ पर आप देखिए, पश्चिमी तेहरान में ये जो पूरा का पूरा कई किलोमीटर का दायरा है, इसमें आप आग की लपटें देख सकते हैं। और यही नहीं, उसके आगे थोड़ी दूर और ऐसे हमले किए गए हैं कि एक बहुत बड़ा जो इलाका है, कई किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, वो इस आग की जद में आया और बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचा है। जबरदस्त धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर से सुनी गई और उसके बाद तेज आग की लपटें और काले धुएं से पूरा आसमान ढका हुआ नजर आया। ये पश्चिमी तेहरान का इलाका है जहां ये हमले हुए हैं। धमाके के बाद धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। जरा ये तस्वीरें आप देखिए, रात के अंधेरे में खास तौर पर इस तरह के हमले किए जाते हैं और रोजाना हम सुबह में आपको ऐसे हमलों की तस्वीरें दिखाते हैं। तेहरान में लगातार अमेरिकी हमलों का दौर जारी है। इस बीच और भी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, कुछ और जानकारियां भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक के बाद एक ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जंग के 39वें दिन भी क्या हालात बने हुए हैं। क्योंकि मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुल पर अमेरिकी बमबारी हुई है। ईरान के B1 पुल पर अमेरिका ने 6 बम गिराए हैं। इससे पहले करस पुल को भी ध्वस्त किया था। अब ये सबसे ऊंचा जो पुल था उस पर भी बम गिराए गए। अमेरिका की बमबारी का जो नया वीडियो है वो जारी हुआ है और ये तस्वीरें जरा आप देखिए। तो जरा इन तस्वीरों को आप देखिए, आप देखेंगे तेज धमाकों के बाद कैसे जो पुल का बीच का हिस्सा था वो टूट गया। और इस बीच अमेरिका को भी नुकसान लगातार पहुंच रहा है। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को ईरान ने गिराने का दावा किया है। केशम द्वीप के ऊपर उड़ा था अमेरिकी विमान, IRGC का ये दावा है। ईरान के डिफेंस सिस्टम ने विमान को नष्ट किया, उसको हमला किया और अमेरिकी सैन्य क्षमता को लगातार ईरान चोट पहुंचा रहा है। अब MQ-9 ड्रोन को ईरान ने मार गिराने का एक वीडियो भी जारी किया है। IRGC की तरफ से ये वीडियो जारी करके दिखाया गया है कि कैसे अमेरिका के ऊपर हम लगातार हमले कर रहे हैं, अमेरिका के डिफेंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीरें केसम द्वीप के ऊपर उड़ते MQ ड्रोन को जब ये टारगेट पर IRGC की तरफ से लिया गया। और इस बीच इजरायली बख्तरबंद गाड़ियों पर हिजबुल्लाह ने भी हमला किया है। बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का वीडियो हिजबुल्लाह की ओर से जारी किया गया है। तो लेबनान में भी इजरायली हमले जारी हैं। लेबनान में अगर ईरान के बाद बात करें तो सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है और इसके जवाब में हिजबुल्लाह भी इजरायली गाड़ियों को टारगेट कर रहा है। अब इजरायली बख्तरबंद गाड़ियों पर हिजबुल्लाह के हमले की जो तस्वीरें हैं और उसे कैसे तबाह किया गया है, वो वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है।
तो ये वीडियो जरा आप देखिए, जहां हमले के जरिए इस बख्तरबंद गाड़ी को तबाह किया गया है। इजराइल को भी खासा नुकसान इस पूरे जंग में उठाना पड़ा है। न सिर्फ ईरानी हमलों को इजराइल झेल रहा है, बल्कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। और हमारे साथ दोनों खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए, एवीएम के श्रीवास्तव रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए, कर्नल उत्कर्ष राठौर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एवीएम श्रीवास्तव, सबसे पहले आपके पास आते हुए जंग का 39वां दिन है आज, और हालात जस के तस बने हुए। यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं? क्या हम यही समझें कि जैसे हमने रूस यूक्रेन युद्ध देखा, जैसे हमने बाकी युद्धों का हाल देखा, बहुत लंबा खिंचता हुआ आपको ये युद्ध नजर आ रहा है? श्वेता, बिल्कुल सही आप सोच रही हैं, और आपका आकलन भी सही है, और दर्शकों का भी आकलन ऐसा ही है। ये युद्ध से अभी निकलने की कोई राह नहीं दिख रही है प्रेसिडेंट ट्रंप को, बिकॉज युद्ध प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू किया है। उन्होंने बीच में डिक्लेयर करना शुरू किया कि मैं जीत गया, लेकिन जो विजुअल्स आए आफ्टर दी जो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, हमने सोचा था शायद अपने नेशनल एड्रेस में उसको विजय मान करके वो आगे कुछ करेंगे, लेकिन अभी भी जिस तरह से वो डेस्परेट हो गए हैं और जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है टेलीविजन स्क्रीन पर, वो एक इतने बड़े लीडर को शोभा नहीं देता है, जो इतने शक्तिशाली देश का वो लीड कर रहा है, और कमांडर इन चीफ इतनी शक्तिशाली फौज का कमांडर इन चीफ है। वो फ्रस्ट्रेशन बताता है। इसका मतलब जो वो अचीव करना चाहते थे उसमें से कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और ईरानियंस ये दिखा रहे हैं कि उनके अंदर स्टेइंग पावर है, इंड्योरेंस पावर है, आप जो कुछ करेंगे। और अब ये युद्ध जिस तरह बढ़ रहा है, जैसे ब्रिजेस की आप बात कर रहे हैं, और ट्रंप ने भी कहा था कि देयर बी ब्रिज डे, देयर बी इंफ्रास्ट्रक्चर डे। तो ये जो उनका कहना है, ये अब आता है बिल्कुल खास तौर से अब वॉर क्राइम्स की तरफ बढ़ रहा है। रिपोर्टर्स भी उनसे पूछ रहे हैं कि जो आप वॉर क्राइम्स में नहीं आएगा, लेकिन जैसा पीट हेक्सेस का बयान आया है कि वॉर क्राइम्स अमेरिका डिसाइड करती है, वी डिसाइड व्हाट आर द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। तो इस तरह की अगर आपके अंदर अहंकार रहेगा, इस तरह का आपके अंदर किसी भी माप जो हम कहते हैं मान्यता का आप पालन नहीं करेंगे, तो ये युद्ध तो एक तरीके से ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है जो एक कई बार कहा जाता है ना, फॉरएवर वॉर। आपने यूक्रेन और रशिया को देख ही लिया है। दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग काइंड ऑफ हॉल, एंड व्हिच इज नॉट गुड फॉर द ग्लोब। वो एक अलग स्थिति है, बिल्कुल सही नहीं है विश्व के बाकी देशों के लिए। सही कह रहे सर आप। एक और बड़ी खबर पहले बता देते हैं, उसके बाद कर्नल उत्कर्ष राठौर का भी रुख करेंगे। ईरानी मिसाइलों ने सऊदी के जुबैल पर हमला किया है। सऊदी के जुबैल में औद्योगिक क्षेत्र आग के गोले में तब्दील हो गया। सऊदी अरब का इंडस्ट्रियल एरिया है जुबैल, और आपको ये जरा दिखाएं कि अब क्या है हो रहा है कि अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। फिर चाहे वो इस तरह के औद्योगिक एरिया में जो प्रतिष्ठान है, जो फैक्ट्रीज हैं, जिनसे बहुत ज्यादा नुकसान हो सके, सिविलियन लाइव्स को कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इस स्ट्रैटेजी पर अब हमले करते हुए ये देश नजर आ रहे हैं। तो देखिए कैसे औद्योगिक क्षेत्र आग के गोले में तब्दील आपको नजर आ रहा है। बहुत दूर से ये मोबाइल फोन से वीडियो बनाया गया है, लेकिन इसमें भी आप देख पाएंगे कि कैसे हालात बने इस हमले के बाद। दूर तक तेज धमाके की आवाज सुनी गई है। और कर्नल राठौर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। कर्नल राठौर, सऊदी के जुबैल पर यह हमला किया गया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, औद्योगिक क्षेत्र अब ये स्ट्रैटेजिकली टारगेट किए जा रहे हैं हर देश की तरफ से, ताकि सिविलियन लाइफ्स को सबसे ज्यादा प्रभावित किया जा सके और चौतरफा दबाव इन देशों पर पड़े। देखिए श्वेता, जैसे अमेरिका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तेज करेगा ईरान के अंदर, और इजराइल भी करेगा, तो सबसे नजदीक रिटेलिएशन के लिए हैं खाड़ी के देश, और सबसे सटीक उन पे निशाना भी लगाया जा सकता है। तो कल भी हम ये बात कर रहे थे, अगर उन्होंने एक हालात पैदा कर दिए खाड़ी के देशों में, जहां की जो उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए, जहां वो कामगार लोग हैं वो घर वापस जाना शुरू हो जाए, वहाँ टूरिस्ट ना आए, वहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ना आए, वहाँ डेटा कंपनीज ना आए, तो वो एक तरीके से उनके लिए भी बहुत बड़ा झटका है। और ईरान के पास और कोई चारा नहीं, वो अमेरिका पहुंच नहीं सकता, इजराइल जा सकता है, तो यहाँ के खाड़ी के देशों में इंटरसेप्शन भी नहीं उसके मिसाइल्स का ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर वो सबसे ज्यादा हमलों का कंसंट्रेट करेगा, और मेरे ख्याल से वो उसके लिए जस्टिफाई भी कर सकता है। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही सर। मैं लौटूंगी सर आपके पास भी, एवीएम श्रीवास्तव, लेकिन कुछ और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है, वो पहले बताते हैं। तो बड़ी खबर ये है कि ईरानी मिसाइलों ने सऊदी के जुबैल पर हमला किया,
औद्योगिक क्षेत्र में जो हमले हुए हैं वहां का कहर देखने को मिला है। 2 मिसाइल जुबैल के पेट्रोकेमिकल साइट्स पर गिरने की खबर है। 2 मिसाइल जुबैल के पेट्रोकेमिकल साइट्स पर जो गिरने की जानकारी मिल रही है, उसके बाद आसमान में आग और धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई पड़ा। सऊदी अरब की पेट्रोकेमिकल कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारियों को मैसेज भी भेजा गया कि अगली खबर तक प्रोजेक्ट साइट पर आने की इजाजत नहीं है, अपने कैंप्स में ही रहे ताकि लोगों की जानों की रक्षा की जा सके। तो देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 मिसाइल जुबैल के पेट्रोकेमिकल साइट्स पर गिरने की खबर है। आसमान में आग के गोले दिखाई पड़े हैं। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, कैसे मिसाइलों के जरिए इन पेट्रोकेमिकल साइट्स को टारगेट किया गया है। और ईरान ने, ऐसा लगता है, एवीएम श्रीवास्तव की बाकायदा एक पूरी लिस्ट बना रखी है। एक लिस्ट बनाई गई है ईरान की तरफ से कि किस देश में कौन कौन से वो टारगेट हो सकते हैं जहां पर हिट करना है। देखिए, 7 मिसाइलें गिराई गई थी, हालांकि 7 में से 5 को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन 2 मिसाइलों ने टारगेट को हिट किया। क्या आपको लगता है कि इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स खासतौर पर और भी ज्यादा आगे टारगेट पर हमें जाते हुए नजर आएंगे ईरान के? बिल्कुल सही है। अभी इजराइल ने ईरान के साउथ पार्ट्स में फिर हमला किया और उस हमले की वजह से फॉर्चुनेटली उसमें जो मेन प्लांट है वो बचा हुआ है, लेकिन वहां आग लगी हुई है। ये उस हमले का प्रतिकार है, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक ऐसी पोजीशन में है जो रेड सी से अभी भी क्रूड ऑयल को सप्लाई कर सकता है। तो जब जब ये इस पे अटैक करेंगे, सऊदी अरेबिया पर वो अटैक करने की कोशिश करेंगे। और जहां तक सवाल है इंटरसेप्शन का, अगर आप 7 को इंटरसेप्ट नहीं कर पाते, मिसाइल जब हम लॉन्च करते हैं तो उस लॉन्च में हमेशा होता है कि सम पार्ट ऑफ मिसाइल्स विल नॉट रीच एंड दे विल बी इंटरसेप्टेड। इसका एक और मजबूरी अमेरिका की मुझे यहाँ नजर आती है, जो उनका अर्ली वार्निंग रेडार था, जो बहरीन में था, जिसको नष्ट किया ईरान ने, उसको रीस्टैब्लिश नहीं कर पाए। और जो उनका थर्ड का रेडार डैमेज हुआ था, उसको भी रीस्टैब्लिश नहीं कर पाए। तो ये बताता है कि जबकि हम मान के चलते हैं कि अमेरिका के पास इन्फिनाइट कैपेसिटी है, वो इन्फिनाइट कैपेसिटी भी फाइनाइट है। और ये युद्ध अब बहुत लंबा चल पड़ा है, एक्सकर्शन से बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इसमें बहुत सी मिसाइल्स का ऑलरेडी खर्चा हो चुका है और बहुत कम मिसाइल्स बची हैं। इंटरसेप्ट करने के लिए आपको बहुत ध्यान से इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। अगर हमले होंगे तो टारगेट लगेगा, और ये टारगेट, जैसा कि कर्नल राठौर भी बता रहे थे, ये बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं। इनके लिए कोई बहुत आपको एक्यूरेसी या प्रिसिशन नहीं चाहिए कि आपको विंडो के थ्रू निकलना है। तो ये बड़े बड़े टारगेट्स हैं, चाहे डिसैलिनेशन प्लांट्स हो, चाहे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस हो। और इन दोनों को अगर नष्ट किया, ना तो वहाँ खाना है, ना पीना है, और ना वहां पर सो लोग चले जाएंगे जो बाहर के लोग आए हैं, क्योंकि आधे लोग तो बाहर से हैं। और 90% लेबर जो है, वो जो काम करती है इन कॉम्प्लेक्सेस में, वो एक्सपाट्रिएट्स हैं। तो अगर आपके पास वो लोग नहीं रहेंगे तो आपका ये जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसे चलेगी? और उस पर इतनी गहरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कर्नल राठौर की, अगर इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए, तो कॉम्प्लेक्सेस हमले किए गए पेट्रोकेमिकल के, और बाकी भी हमने देखा, फिर चाहे वो मीठे पानी वाला प्लांट हो, इसके अलावा जो बाकी उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल रिफाइनरीज हैं, उन पे हमले किए गए। मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज के प्रोडक्शन नहीं होगा अगर सही समय पर, तो उसका असर तो बाकी देशों पर भी पड़ेगा जिनका इस जंग से कोई लेना देना ही नहीं है, जो कि हो भी रहा है। देखिए, जो ऊर्जा संकट है, आज यूएन में हॉर्मुज के ऊपर बात हो रही है, वोटिंग होने जा रही है, वो ऊर्जा संकट हॉर्मुज की वजह से। लेकिन अब देखें, मुझे लग रहा है कि बाबले मंदब और रेड सी को भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो अरेबियन पेनिनसुला या पर्शियन गल्फ से जो एनर्जी के क्रूड ऑयल या गैस निकलती थी, एक तरीके से और ज्यादा सीवियरली इम्पैक्ट होने के आसार नजर आ रहे हैं। और ईरान के पास और कोई चारा नहीं है कि वो पूरी दुनिया का ध्यान खींचे। अगर अमेरिका उनके ब्रिजेस पे मारता है या उनके न्यूक्लियर साइट्स पे मारता है या और कहीं मारता है, वो खबर नहीं बनती। लेकिन अगर ईरान कहीं मारता है तो वो खबर बन जाती है, वेस्टर्न मीडिया के लिए बहुत बड़ी खबर बन जाती है। लेकिन दोनों पक्षों को तो देखना चाहिए कि क्यों हो रहा है, और ये एस्केलेशन जो है और बढ़ेगा। अगर राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि 4 घंटे के अंदर हम ईरान को ध्वस्त कर देंगे, तो रिटेलिएशन में और भी बुरे हालात हम देखने वाले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लौटूंगी आप दोनों के पास। महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इराक में ईरान ने भीषण हमला किया है। इरबिल इलाके में ड्रोन से अटैक हुआ है। अमेरिकी ठिकानों को खासतौर पर यहां टारगेट किया गया है। धमाके के बाद फायरिंग की आवाज भी सुनी गई। बताया तो ये भी जा रहा है कि 2 कुर्दिश नागरिकों की मौत का दावा भी किया गया है। तो इरबिल इलाके में ड्रोन अटैक में जरा ये वीडियो आप देखिए। ईरान इरबिल को कई बार पहले भी टारगेट कर चुका है
और यहाँ बताया जा रहा है 2 कुर्दिश लोगों की मौत भी हुई है, क्योंकि अमेरिका की भी कोशिश थी कि यहाँ कुर्दिश लोगों का समर्थन लेकर के ईरान पर दबाव डाला जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल संभव नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए इरबिल से, जहाँ धमाके की आवाज सुनाई पड़ी है और ये रिहायशी इलाका है। जो वीडियो बनाया गया है वो आप देख सकते हैं कि अगल बगल आपको घर नजर आ रहे हैं, बीच में ये सड़क है और ये जरा सोचिए रिहायशी इलाकों को टारगेट करके ये हमला किया गया है, जिसकी वजह से 2 कुर्दिश नागरिकों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। इरबिल पर ये हमला किया गया है। तो ये जरा तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए और खासतौर पर जो भी हम आपको वीडियोस दिखाते हैं उसमें आप देख पाएंगे कि रात के अंधेरे में सबसे ज्यादा हमले किए जाते हैं, क्योंकि उस वक्त लोगों को संभलने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलता और नुकसान और सटीकता का की जो उम्मीद होती है वो भी सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा तेहरान के मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी आग लगने की खबर है। अमेरिका इजराइल के ताबड़तोड़ हमले यहां पर जारी हैं और तेहरान का मेहराबाद हवाई अड्डा है, यहां जरा देखिए कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है अमेरिका और इजरायली हमले में। इस तस्वीर को देखकर के आप समझ पाएंगे कि हालात वहां पर क्या बने हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जहां से जाहिर तौर पर आवाजाही तो फिलहाल बंद है, काफी वक्त से उड़ानें बंद हैं। बावजूद इसके जरा अब आप देखिए कि यहाँ पर तबाही का क्या मंजर है। पूरी तरह से इस इलाके की आसपास जितने भी स्ट्रक्चर थे उन सबको उड़ा दिया गया है और इसीलिए आप देखिए दूर से ही ये बड़ा इलाका, कई किलोमीटर का एक जो दायरा है वो आग में जलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान का यूएई पर मिसाइल और ड्रोन से हमले जारी है। यूएई के रक्षा मंत्रालय का हमलों को लेकर के बयान, उन्होंने कहा कि एयर डिफेंस ने ईरान से हो रहे हमलों को हालांकि नाकाम किया है, लेकिन ईरान लगातार ये कोशिशें कर रहा है कि यूएई को बड़े नुकसान तक पहुंचाया जाए। ये तस्वीरें आप देखिए, तो यूएई पर मिसाइल और ड्रोन से हमला ईरान की ओर से किया गया, हालांकि आसमान में ही इंटरसेप्ट करके इन हमलों को नाकाम कर दिया गया, जहां रक्षा मंत्रालय ने यूएई के इस बात को कहा है कि हमले जरूर किए गए लेकिन उन्हें पहले ही नाकाम किया गया। इस बीच खबर एक और बड़ी आ रही है ईरान युद्ध के बीच रूस से, जहां चेचन वॉरलॉर्ड रमजान कादिरोव को लेकर बड़ी खबर वायरल हो रही है। युद्ध में एंट्री कर सकता है चेचन वॉरलॉर्ड रमजान कादिरोव के ईरान की तरफ से लड़ने की खबरें वायरल है और अगर ऐसा होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम अपने खास मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे। ईरान की ताकत में, शक्ति में और ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा और इसका सीधा सीधा असर जो पड़ेगा वो जंग की ड्यूरेशन पर पड़ेगा। जंग और लंबी खिंचती हुई नजर आएगी, क्योंकि कहते हैं कि अमेरिका के पास तो इनडेफिनिट जो सैन्य शक्ति है वो है, लेकिन अगर चेचन वॉरलॉर्ड रमजान कादिरोव की भी एंट्री हो जाती है ईरान की तरफ से, तो ऐसे में फिर चाहे वो सैन्य क्षमता हो या फिर हथियार हो, ईरान की शक्ति में इजाफा होगा और साथ ही युद्ध भी और लंबा खिंचता हुआ नजर आएगा। एक और बड़ी खबर इस बीच ये भी है कि हमास की खूंखार कसम ब्रिगेड की एंट्री भी हो गई है। हमास की कसम ब्रिगेड का वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। इजराइल से जमीनी जंग को तैयार है हमास की कसम ब्रिगेड और ये बहुत ही खूंखार मानी जाती है ब्रिगेड। और अगर अब जरा सोचिए कि युद्ध अब किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, कैसी जो संगठन है वैसे लोग अगर ईरान की तरफ से लड़ते हुए नजर आते हैं। हमास की खूंखार ये कसम ब्रिगेड है, अगर इसकी एंट्री हो जाती है तो युद्ध बहुत ही भयानक मोड़ पर जाता हुआ नजर आएगा। तो रमजान कादिरोव क्या युद्ध में कूदेगा, ये बड़ा सवाल। हमास की कसम ब्रिगेड इजराइल से क्या लड़ने के लिए आएगी, तो क्या इजराइल के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी? ये तमाम सवाल अब उठने लगे हैं। ये 2 तस्वीरें, पहला वीडियो चेचन कमांडर रमजान कादिरोव और उनकी चेचन्या फोर्स की है। चेचन्या इस वक्त रूस की तरफ से यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं और अब इंटरनेट पर दावा यह किया जा रहा है कि रमजान कादिरोव ईरान युद्ध में ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल से लड़ेगा। दूसरी तरफ हमास की कसम ब्रिगेड का ये जो वीडियो है आप देख रहे हैं, दावा यह है कि 3 साल तक इजराइल के हमलों के बावजूद हमास की कसम ब्रिगेड अब भी जिंदा है और अब कसम ब्रिगेड इजराइल से ग्राउंड ऑपरेशन में जमीनी जंग के लिए मैदान में किसी भी वक्त उतर सकती है। और एवीएम श्रीवास्तव, आपसे ही समझना चाहूंगी, रमजान कादिरोव अगर युद्ध में कूदेगा, हमास की कसम ब्रिगेड अगर इजराइल से लोहा लेगी, तो क्या आप असर पड़ता हुआ देखेंगे अगर ऐसा होता है तो? श्वेता, ये तैयारी है ग्राउंड ऑपरेशंस की। अगर अमेरिका ये करता है कि वो ग्राउंड फोर्सेस को बूट्स ऑन ग्राउंड पर रखने की कोशिश करता है, तब ये बहुत सक्षम चाल होगी ईरान की तरफ से कि अगर वो लोग भी लड़ेंगे और युद्ध को बहुत लंबा खींच सकते हैं और बहुत अमेरिका के लिए घातक बना सकते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात अभी पहले कही थी कि कुर्दिश लड़ाकों को
एक्टिवेट करने की जी। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कोशिश की थी। उन्होंने खुद ही एडमिट किया है कि हमने उनके लिए आर्म्स भेजे थे, मगर उन्होंने आर्म्स अपने पास रख लिए और वो काम नहीं किया। क्योंकि अमेरिका की एक और स्ट्रेटजी थी जिसको पेरिफेरल स्ट्रेटजी बोलते थे। उसमें कुर्दिश लड़ाके, उसमें अजेरी लड़ाके और उसमें बलूच भी शामिल थे जो सिस्तान में रहते हैं। सिस्तान के जो प्रांत में बलूची लोग रहते हैं, वो सबसे गरीब हैं ईरान में माने जाते हैं, और ये माना जाता है कि वो इस पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अगेंस्ट ईरान रेजीम। तो जब सत्ता बदल की बात हो रही थी, उस वक्त इन तीनों को एक्टिवेट करने की बात हो रही थी, जो नहीं हो पाया, क्योंकि उनका ये मानना था, जहां वो उनका मिसकैलकुलेशन हुआ कि अगर हम लीडरशिप को खत्म कर देते हैं और ये पेरिफेरल स्ट्रेटजी को एक्टिवेट कर देते हैं, इन लोगों को आर्म कर देते हैं, तो बासिज और आईआरजीसी के ऊपर ये शायद भारी पड़ जाएंगे और रेजिम चेंज हो जाएगा। जिस तरीके से उन्हें बार बार मदुरो का एग्जाम्पल देते हैं, वेनेजुएला का एग्जाम्पल देते हैं, जो देना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों में कोई तालमेल नहीं है। हमेशा आपने नेशनल एड्रेस में भी आपने सुना होगा कि उन्होंने फिर एक बार मदुरो की बात की थी और उसी तरह की बातें करते रहते हैं। ये समझना चाहिए कि ईरान इज अ डिफरेंट कप ऑफ टी, दे हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ फाइटर्स एंड दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन। वो टेरेन इतनी डिफरेंट है, जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की हुई है कि उसको इतनी जल्दी उससे विजय पाना इज नॉट वेनेजुएला। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक शायद अहंकार भरे शब्द निकलते रहेंगे, लेकिन जमीनी उस पर कुछ नहीं दिखाई देगा। ईरान एसिमेट्रिक वॉरफेयर करता रहेगा। इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है डिप्लोमेटिक, जहां पे ईरान को भी अपनी जिससे कहते हैं कि अपनी सम्मान के साथ कुछ मिले और अमेरिका भी सम्मान के साथ ऑफ रैंप हो सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी बात आपने की कर्नल राठौर, क्योंकि ईरान ने जो बातें रखी हैं उसमें कई बातें ऐसी हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर से उनको सिंपैथी मिल रही है, क्योंकि ईरान ने ये कहा कि भाई जितना नुकसान हमें हुआ है, अगर आप उसका मुआवजा नहीं देंगे, अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसको लेकर टैरिफ नहीं लगाएंगे, तो हम अपना पुनर्निर्माण कैसे करेंगे? हमें तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। हम इतने सालों में जहां तक पहुंचे हैं, हमें फिर शून्य से शुरुआत करनी होगी। कौन इसका खामियाजा भुगतेगा? तो ईरान की बातों में कहीं ना कहीं तर्क तो नजर आता है, और यही मुश्किल अभी डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। श्वेता, आप सही कह रही हैं कि जो ईरान ने इनके पीस प्लान पे या जो धमकी वाला प्लान है उस पे जो रिएक्ट किया है बहुत बैलेंस्ड है। वो रिपेरेशन की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं हम जो है सीज फायर नहीं चाहते, हम परमानेंट पीस चाहते हैं। देखिए, जब भी कभी बातचीत शांति वार्ता में आप डोनाल्ड ट्रंप इसको जो है इंस्टेंट नूडल की तरह ट्रीट करते हैं कि ये मेरे पीस प्रपोजल है, 2 मिनट में मानो नहीं तो बम गिराऊंगा। ऐसे नहीं होता। पीस प्लान को फोर्ज करने के लिए लोग बैठते हैं, उनके बीच में मध्यस्थता होती है, ड्राफ्ट्स बनते हैं, कुछ गिव एंड टेक होता है, उसके बाद आता है। अभी हमने परसों सुना था कि ये पाकिस्तान ने पीस प्लान भेजा है और आज बोला कि हम फिर से आपको मिटा देंगे। तो ऐसे पीस प्लान नहीं फोर्ज होते और उसी वजह से ये बार बार फेल हो रहे हैं। मुझे तो शक है कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई पीस चाहते हैं कि सिर्फ एक एलिबी बनाते हैं, एक बहाना बनाते हैं कि हमारे दिए हुए पीस को ईरान ने नहीं माना, इसलिए हम अटैक करेंगे। ईरान की बातें बिल्कुल जायज हैं और ईरान कुछ नहीं कर सकता। देखिए, हम सभी ऊर्जा के संकट से झेल रहे हैं, लेकिन एक मनुष्य की एक मनस्थिति होती है, एक साइकोलॉजी होती है कि अंडरडॉग के साथ हमेशा सिंपैथी होती है। हमेशा जो मार खा रहा होता है उसके साथ हमारे दिल में सिंपैथी होती है। ईरान के साथ आज भी सिंपैथी है, हालांकि ईरान ने हार्मुज में तेल रोक दिया है, लेकिन हम आज भी ईरान के साथ लोग इसीलिए खड़े दिखते हैं। वो जो ट्रंप के एरोगेंस के साथ कोई नहीं खड़ा दिखता, इसीलिए एरोगेंस और बिना किसी एम के इस युद्ध को जिस तरह से अमेरिका ने शुरू किया, उसको लेकर मुझे लगता है लोग ईरान के साथ एम्पथाइज कर पा रहे हैं। एम्पैथी और सिंपैथी दोनों नजर आती है। सर, दोनों आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि देखिए ट्रंप की ईरान को फुल एंड फाइनल वार्निंग आज रात 8 बजे तक की डेडलाइन है, जिसके बाद ये धमकी दी गई है ईरान को कि ईरान में ना तो पुल बचेंगे ना पावर हाउस बचेंगे। ट्रंप ये कह रहे हैं ईरान को 4 घंटे के अंदर मिट्टी में मिला देंगे, एक रात में पूरे ईरान पर कब्जा कर लेंगे। We're giving them till tomorrow 8 o'clock Eastern time, and after that they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, Stone Ages. Where we're doing unbelievably well, well at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night.
We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं कि अमेरिका चाहे तो पूरे ईरान को एक रात में खत्म कर सकता है और जरूरत पड़ी तो ये कार्रवाई कल रात हो सकती है, यानी आज रात। अभी युद्ध अमेरिका के मुताबिक चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन ईरान में फंसे सैनिक को बचाने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। अमेरिका ने 155 सैन्य विमानों के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मिशन में फाइटर जेट, बॉम्बर्स और रेस्क्यू प्लेन शामिल थे। ईरान में हजारों हमले किए। ईरान के 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर ये हमले किए गए। पिछले 37 दिनों में 10,000 से ज्यादा लड़ाकू उड़ानें भी भरी गई हैं। खबर लीक करने वाले को धमकी दी गई। ईरान में फंसे दूसरे पायलट की खबर लीक करने वालों को ढूंढा जाएगा और जरूरत पड़ी तो मीडिया कंपनी पर भी कार्रवाई हो सकती है, अमेरिका ये कह रहा है। अमेरिकी विमान गिरने की बात भी मानी। ट्रंप ने माना कि ईरान ने एक अमेरिकी F-15 विमान को गिराया था, लेकिन ये दुश्मन की किस्मत थी, यानी एक सिर्फ लकी हिट था और हमने अपने पायलट को सुरक्षित वहां से निकाल लिया है। तो ट्रंप ने ये तमाम बड़ी बातें अपने संबोधन में कही हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि दूसरी तरफ जो दोनों पायलट हैं उनको लेकर हमने आपको बताया कैसे उनको निकाला गया है, लेकिन अल्टीमेटम के बीच ईरान ने 10 सूत्रीय प्रस्ताव दिया है। ट्रंप ने ईरान पर हमले का जो वक्त दिया था उसको पूरा होने में कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है। इस बीच ईरान की ओर से ट्रंप का भेजा 15 सूत्रीय प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इससे जुड़ी बड़ी खबर यह कि अल्टीमेटम के बीच ईरान का 10 सूत्रीय प्रस्ताव ट्रंप को भेजा। सीज फायर का 10 सूत्रीय प्रस्ताव, जिसमें मुआवजे की मांग को लेकर उन्होंने प्रस्ताव में सबसे पहले अपनी बात रखी है। साथ ही हॉर्मुज से टोल टैक्स से नुकसान को पूरा करा जाएगा। 10 सूत्रीय प्रस्ताव में हमले रोकने, बैन हटाने की मांग भी की गई है। अमेरिका ने ईरान को 15 सूत्रीय शांति एजेंडा भेजा था, जिसको मानने से ईरान ने साफ इनकार कर दिया और इसके जवाब में उन्होंने 10 सूत्रीय एजेंडा भेजा है। इस बीच ट्रंप ने ईरान में हमलों के लिए अमेरिकी टाइम के मुताबिक मंगलवार रात 8:42 तक का वक्त दिया था, जो भारतीय वक्त के मुताबिक बुधवार सुबह 6:12 पर पूरा होने वाला है। इससे पहले ईरान ने अमेरिका को 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमेरिका इस शांति प्रस्ताव को मानेगा, इसकी उम्मीद बेहद कम नजर आती है। अब आपको ये भी बताते हैं कि ईरान के भेजे 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव की जो अहम बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अमेरिका हमला ना करने की गारंटी ईरान को दे। ईरान शुरू से ये बात कह रहा है ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसका अस्थायी अंत किया जाए। लेबनान पर हमलों पर रोक लगाई जाए इजराइल की तरफ से, ये भी उसमें बात रखी गई है। ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाया जाए। पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सैन्य कार्रवाई खत्म कर दी जाए। ये तमाम शर्तें मानने के बाद ईरान हॉर्मुज को ही खोलेगा। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर $20 लाख टोल लगेगा। ओमान के साथ टोल से मिलने वाले राजस्व का बंटवारा किया जाएगा। इसके अलावा कहा यह भी गया कि हॉर्मुज के कंट्रोल को लेकर ईरान खुद नियम बनाएगा और साथ ही हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से होने वाली कमाई से युद्ध में हुए नुकसान के लिए रीडेवलपमेंट फंड का निर्माण करेगा, जिससे ईरान को फिर से विकास उसका किया जा सके। यानी इस प्रस्ताव के जरिए ईरान ने अमेरिका से युद्ध के नुकसान की भरपाई वाली मांग को छोड़ दिया है। पीके श्रीवास्तव सर, पहले तो ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अमेरिका हमें वो पैसा दे, अमेरिका हमें वो फंड दे जितना नुकसान अमेरिकी हमले में हमने उठाया, लेकिन अब ईरान ये कह रहा है, जो अभी 10 सूत्रीय मांगे भेजी गई हैं, कि हम हॉर्मुज से टैरिफ वसूल के अपना नुकसान पूरा कर लेंगे, लेकिन कम से कम आप हम पर हमले करने रोकिए, एक स्थायी समाधान निकले इस युद्ध का। बहुत जायज मांगे मुझे लगता है ये है। श्वेता, जो आप अगर ईरान की मांगों को देखेंगे तो आपको एक तरीके से जायज लगेगी। जिस तरह के हमले हुए हैं, जिस तरह का डेसिमेशन हुआ है और जिस तरह की वहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है, ऐसा नहीं लगेगा। चाहे हम लोग ईरान के फेवर में नहीं है, जैसा कर्नल राठौर भी कह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमला किया गया और जिस तरह की कार्रवाई हो रही है और वहां की जो सिविलियन पॉपुलेशन है जिसको वो फ्रीडम लाना चाहते थे, और कहते हैं कि हम स्टोन एज में पहुंचा देंगे, और जिस तरह की कोई पीस वार्ता नहीं हो रही है, धमकी वार्ता की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान प्रपोजल बिल्कुल तर्कसंगत लगता है, ठीक लगता है। वहीं अगर आप अमेरिका के प्रपोजल को देखिए, उसका नाम पीस प्रपोजल रखा गया है, मगर वो कंप्लीट सरेंडर प्रपोजल है। अगर ईरान उसको मान लेता है तो उसको लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। ईरान का कोई उसमें भला नहीं है। ईरान खड़ा नहीं हो सकता है। जिस तरह के प्रतिबंध है उसमें, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, तो ये जाहिर है कि ईरान उस प्रस्ताव को मान नहीं सकता है, बिल्कुल भी मान नहीं सकता है। उसके एवज में वो कंप्लीट एंड टोटल सरेंडर कर सकता है। तो जहां तक सवाल है ईरान के प्रपोजल का, वो तर्कसंगत लग रहा है।
वो सामयिक लग रहा है, वो अपने आप में ये लग रहा है कि हाँ जो बात कही जा रही है इतना डिस्ट्रक्शन उसके नेशनल इंटरेस्ट में है, वो ईरान के नेशनल इंटरेस्ट में जो भी बातें हैं कर्नल राठौर। लेकिन इस बीच सबकी नजर ट्रंप की उस धमकी पर है जो अमेरिकी समय के अनुसार आज रात 8 बजे के आसपास है कि उन्होंने कहा है कि अगर तब तक बातचीत की मेज पर नहीं आते हैं, तब तक समझौता नहीं करते हैं, तो हम सब तबाह कर देंगे, 4 घंटों के अंदर पूरा ईरान तबाह कर देंगे। इस धमकी को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अमेरिका के पास वेयर विदाल तो है, उनके पास एयरफोर्स है और ईरान दिन पर दिन छीड़ होता जा रहा है। एक आधी लकी स्ट्राइक मार दे F-15 वो दूसरी बात है, लेकिन अमेरिका और इजराइल मिल करके ईरान पर वाकई कहर बरपा सकते हैं। लेकिन इससे क्या ईरान की लड़ने की ताकत या इच्छा शक्ति कम हो जाएगी, ये देखने वाली बात है, वो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे हालातों में जो पुरानी सिविलाइजेशंस होती हैं, जो पुराने नेशंस होते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं और शिद्दत के साथ लड़ते हैं। हमने इसको अफगानिस्तान में देखा है, हमने वियतनाम में देखा है, हमने हर जगह, हमने यूक्रेन में भी देखा है, रशिया में भी देखा है। तो ईरान कोई अपवाद नहीं होगा और ईरान हिस्ट्री में ऐसे नहीं जाना चाहता है कि हमने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। हम बर्बाद हो गए, लेकिन हमने अमेरिका के सामने हार नहीं मानी। वो इतिहास के लिए वो जगह प्रिजर्व कर रहा है। ईरान बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन ले रहा है कि हमको बर्बाद कर दोगे। ईरान कितना स्ट्रैटेजिकली चल रहा है सर, कि कैसे वर्ल्ड की जो बाकी देश हैं वो ईरान की तरफ सिंपैथी रखे। उसका एक और जो खबर है ताल्लुक मैं आपको बताती हूँ, फिर उस पर भी सवाल करूंगी कि देखिए, बिजली संयंत्रों के सामने मानव श्रृंखला बनाने की अपील ईरान की तरफ से की गई है कि लोग बाहर निकले और जितने भी बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसके बाहर एक मानव श्रृंखला बना ले। ईरान के मंत्री ने युवाओं से अपील की। अब जरा सोचिए, अगर मानव श्रृंखला बना लेते हैं तो अमेरिका के लिए बिजली संयंत्रों पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर उसे जवाब देना पड़ेगा न सिर्फ दुनिया में बल्कि अपने देश के अंदर भी कि उन्होंने युवाओं पर हमला किया है, सिविलियंस को टारगेट किया है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल वॉर क्राइम के अंतर्गत आएगा। तो इसीलिए देखिए, स्ट्रैटेजी देखिए आप ईरान की, बिजली संयंत्रों के सामने मानव श्रृंखला बनाने की अपील की गई है, युवाओं से ये अपील की गई है ताकि जो धमकी अमेरिका की तरफ से दी गई है आज रात 8 बजे के आसपास अमेरिकी समय अनुसार, अगर ऐसा होता है, अगर जो आम लोग हैं वो निकल करके अमेरिकी टारगेट के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, तो अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी हमले करने को लेकर। जी हाँ, ये चीज जो सामने आपके आ रही है। जी सर, आऊंगी मैं आपके पास। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, मध्य अमेरिकी देश पनामा में भयंकर विस्फोट हुआ है। पनामा में ब्रिज ऑफ द अमेरिकास के पास धमाके की खबर है और धमाके के बाद भीषण आग लगी नजर आई। पुल को भी बंद कर दिया गया है। तो ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मध्य अमेरिकी देश पनामा में भयंकर विस्फोट हुआ है। पनामा में ब्रिज ऑफ द अमेरिकास के पास ये धमाका हुआ। धमाके के बाद भीषण आग लग गई और ये तस्वीरें बहुत हाहाकारी है। जरा देखिए, पुल को बंद कर दिया गया और जाहिर तौर पर पुल को जितना नुकसान पहुंचा है उसके बाद इसे बंद ही करना एकमात्र विकल्प था। तो ये मध्य अमेरिकी देश पनामा में ब्रिज ऑफ द अमेरिकास के पास ये धमाका हुआ है। हालांकि धमाका किस वजह से हुआ है ये फिलहाल अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जरा देखिए आप धमाके के बाद क्या स्थिति वहां पर बनी थी। तो ये परेशान करने वाली तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नुकसान इस ब्रिज को हुआ है। पनामा का ये ब्रिज है, ब्रिज ऑफ द अमेरिकास, जहां अचानक से एक तेज़ धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ती है और उसके बाद फ्यूल स्टोरेज इलाके तक ये आग की लपटें पहुंच जाती हैं। आग बहुत तेज़ी के साथ फैलती है, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये तस्वीर ज़रा देखिए कि आपको दिख रहा है कि इस ब्रिज के ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, उसी वक्त ये धमाका होता है। ये देखिए बहुत ही हाहाकारी ये तस्वीरें हैं, जहां देखिए कैसे ये गाड़ियां अपनी गाड़ियों की स्पीड को आगे बढ़ाकर जान बचाने की कोशिश में लगी हुई हैं, बहुत तेजी के साथ निकलती हुई। लेकिन कुछ ही चंद सेकंड का ये फासला था जब ये गाड़ियां वहां से निकल पाने में कामयाब हो जाती हैं।